चलिए बच्चों बच्चों अब अपना आज का देखिए क्या टारगेट है। बहुत स्मार्ट वे में करिए। होता क्या है, आईसीआई के मॉड्यूल में जो जीएसटी के क्वेश्चन है वो बड़े इजी होते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर जो आईसीआई बनाती है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो आरटीपीसी के क्वेश्चन चाहे कोई से भी सब्जेक्ट के हो अपने को जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ऑडिट के तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही है, टैक्स के अपने को आज करने हैं, और लॉ के मोस्ट ऑफ द आरटीपी के क्वेश्चन बुक में है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन ये मई 2024 का टैक्स आरटीपी का पार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू बाद में कराऊंगा, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्रॉपर वे में करेंगे तरीके से। बस वर्किंग नोट में लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कि कहां पर क्या वर्किंग नोट बनने हैं। आती है बात समझ में? जी सर बिल्कुल आती है, ऐसी क्या बात है। आओ देखते हैं। लेके प्रभु का नाम, हे प्रभु 3-4 क्वेश्चन सही करा दे, हमारे मजा आ जाए। चलिए, तो अब अपन आरटीपी के क्वेश्चन करते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव वाले करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो पढ़ना, कुछ पॉइंट्स इसमें काफी अच्छे आएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा क्या पॉइंट है और क्या पॉइंट नहीं है, आप समझते जाना। ठीक है, हुआ क्या है, मैसर्स क्यूट एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन बेंगलुरु कर्नाटका। सर ऊपर देख लेना कौन से स्टेट का नाम क्यों बने, क्योंकि वो बाद में ये डिटरमाइन करने में काम आता है कि सप्लाई इंट्रा है या इंटर है। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23। अच्छी बात है, मैं अभी ये सब नहीं पढ़ रहा हूं। सर चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स का। इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व होगा, पहले ये पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जीएसटी पेबल निकालना है। अब सुनो मेरी बात, जीएसटी पेबल निकालना है तो मोस्टली जो जीएसटी पेबल के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो आपसे आउटपुट टैक्स निकलवाते हैं, इनपुट टैक्स निकलवाते हैं, और आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को अपन जब सेट ऑफ करते हैं तो अपना क्या निकल कर आता है, जीएसटी पेबल निकल कर आता है। अब यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करने के रूल्स पता होने चाहिए, भाई आईजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है, सीजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है, या एसजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है। करें स्टार्ट? जी सर करते हैं सर, ऐसी क्या बात है सर। आइए पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। और मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बताई है, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बताई है, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तरीके से करिए, और टैक्स पेबल निकालने वाले जो भी जीएसटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें इनपुट टैक्स भी निकालना पड़ेगा, हमें आउटपुट टैक्स भी निकालना पड़ेगा, और हमें जीएसटी पेबल भी निकालना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, बोर्ड पर देखना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले इस पे ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देना। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट हो गई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट हो गई, हम सब जानते हैं। इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई मतलब आउटपुट है, बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस दे रहा है टू पब्लिक सेक्टर बैंक। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब याद करो इधर देखना क्या लिखा है, मैसर क्यूट एंड कंपनी फर्म है। अगर आप देखोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाके तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज होता था, लेकिन रिवर्स चार्ज कब होता था, जब इंडिविजुअल होता था। ये इंडिविजुअल तो है नहीं, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। तो याद रखना इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा, और जो टैक्स पेबल होगा वो पेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंट पेड। क्या पे करा है हमने, रेंट पेड करा है। क्या पेड करा है बेटा, रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे किया है, टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस। मतलब हमने एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे ली है और उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। हम रेंट पे कर रहे हैं, हमने किराए पे ली है, इनवर्ट सर्विसेज है, हमने किराए पे ली है, सामने वाला हमें रेंट पे दे रहा है, हम सप्लायर नहीं हम रिसिपिएंट हैं। तो यहां पर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग taken for running an office for providing DSA services. Owner of the residential property was not registered under GST. Owner of the
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बोल रहा है जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ओनर है वो कहां रजिस्टर्ड नहीं है? जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। दिस इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई अवेल। देखो अब आराम से समझो। अब इसमें ना दो प्रोविजन लगते हैं जो अपने को पेपर में सवाल करते हो याद ही नहीं आते कई बार। सबसे पहला, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो है लेकिन रेसिडेंशियल पर्पस नहीं है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे देते हैं तो एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ऑफिस के लिए दे रहे हैं तो रेसिडेंशियल पर्पस नहीं है। क्या नहीं है? रेसिडेंशियल पर्पस नहीं है। तो रेसिडेंशियल पर्पस नहीं है तो ये पहली चीज तो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब आप याद करो, अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप याद करोगे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गिवन है। गिवन क्या है कि नहीं गिवन है? कोई बता सकता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे रिवर्स चार्ज कब लगता था? कब लगता था बताओ? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पे रिवर्स चार्ज अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग करता है तो उस पे क्या था? आरसीएम। देखो क्या लिखा है, rent paid to a residential dwelling taken for running an office or providing DSS services, owner of the residential property was not registered। यानी सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा? आरसीएम। अब आरसीएम में खास बात होती है जो मैंने बता रखी है, अभी मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब अप्लाई करूंगा। अभी से इतना याद रखो ये इनवर्ट सर्विसेज है, तो क्योंकि ये इनवर्ट सर्विसेज है तो हमें क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब करूंगा तो इसमें एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा। अच्छा, और क्या बोल रहा है? गाड़ी परचेज करिए। क्या परचेज करिए? गाड़ी। क्या परचेज करिए बेटा? गाड़ी। परचेज द कार। कार पे तो आईटीसी ब्लॉक है, गाड़ी पे तो आईटीसी ब्लॉक है। गाड़ी ऑफिशियल यूज से मतलब नहीं होता, ऑफ मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज, आईटीसी इज ब्लॉक्ड। बात खत्म। गाड़ी में आता है आईटीसी कब मिलता था? या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हो तो मिल जाता था, या फिर आईटीसी कब मिलता था? अगर गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा हो। पर वो तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, आप ब्लॉक करोगे। आप नहीं मान सकते कि सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। तो आईटीसी इज ब्लॉक, तो बात ही खत्म। इस पे अपन आईटीसी लेंगे। बट जैसा कि मैं तुम्हें इनकम टैक्स में भी बताता हूं, स्टेटमेंट में ये शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे तो भैया स्टेप मार्किंग के मार्क्स तुमको आएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक पॉइंट है, अगेन इनवर्ट सर्विसेज है। अगेन इनवर्ट सर्विसेज है कि नहीं है देखिए बताओ। अवेल ली है। क्या ली है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड लिए। पार्टनर का कोई फ्रेंड है उससे लिए, पार्टनर का कोई फ्रेंड है उससे लिए, फ्रॉम मिस्टर एलन वॉ। एलन वॉ कहां के हैं बेटा? मेलबर्न के हैं। एलन वॉ कहां के हैं बेटा? मेलबर्न के। तो मेलबर्न के एक बंदे से हमने क्या ले ली? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ली। मिस्टर वो रिफ्यूज टू टेक एन ओ वाओ, पैसे नहीं ले रहा, नॉट अ सप्लाई। चैप्टर 2 लग गया, चैप्टर 2 लग गया। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज है, मिस्टर वो रिफ्यूज टू टेक एनी कंसीडरेशन। जब कंसीडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। बोलो आया नहीं आया समझ में? है पॉइंट समझ में आया? बट अगर इस पे लग जाता बाय चांस पैसा तो आरसीएम लगता, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम है। ये भी हमने चैप्टर 2 में ही सीखा है। बट अभी तो नहीं लग रहा तो फ्री रहेंगे ना, क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड। ले रहे हैं तो दे रहे हैं तो आउटपुट टैक्स। अभी ये दे रहे हैं कंसेप्ट अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है। बताना भैया प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन बेंगलुरु टू फॉलोइंग पर्सन। बेंगलुरु में दिए सर्विस, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को दी है अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन स्टेट ऑफ केरला। अब याद करो, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज में रूल ये होता है कि अगर सप्लाई एक रजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट
इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है? केरला। तो केरला हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई। और हम बैठे हैं कर्नाटका, बेंगलोर कर्नाटका, यानी हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। तो इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। अब ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा आपको पेपर में। आप वर्किंग नोट ये बनाएंगे, आप वर्किंग नोट ये बनाएंगे, इन द गिवन केस the training and appraisal services have been provided to a registered person. So place of supply is the location of recipient, that is Kerala. Hence it is an interstate supply. अब वर्किंग नोट की कहानी वही है, या तो आप वर्किंग नोट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट में बना दो, या फिर आप नीचे वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके बना दो। दोनों सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो इस पे आईजीएसटी लगेगा, वो निकाल लेंगे हम, टैक्स निकालेंगे जितना भी लगेगा। और क्या बोल रहा है? बाबू को उसको दिए अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान व्हिच वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज एक ऐसे रिसिपिएंट को दी जाती है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? जहां पे सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइडेड हुई हैं। सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइडेड। अब यहां बच्चे करते हैं गलती, ध्यान तो देते नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई वो लेते हैं जहां सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड हुई। बच्चे देखते हैं राजस्थान, राजस्थान का तो बाबू है, राजस्थान का तो बाबू है। सर्विस राजस्थान में नहीं दी है, सर्विस बेंगलोर में दी है, इन बेंगलोर। तो अब यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज बेंगलोर। तो ये होगी इंट्रा स्टेट। समझ गए? गलती हो गई। तुम भी राजस्थान सोच लिया था ना, कईयों ने सोचा था ना। देखो भगवान ने सबका सोचा था ना। लोकेश, दाढ़ी की कसम तेरे को तेरे सोचा था ना। यार ऐसे मत कर, अभी मेरे को और 15 दिन पढ़ाना है, उसके बाद तू मेरी झूठी कसम खा लेना। क्यों यार मुझे ले रहा है? चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो ये अदर इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में होती है, इसको पढ़े बिना आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 9, 9 और 18 है, ठीक है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मैं बता देता हूं, अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता बाय चांस, तो जीएसटी ऐसे निकालते कि ये वाला अमाउंट 109 के लिए है, या ये वाला अमाउंट 118 के लिए है, तो 9 के लिए कितना होगा या 18 के लिए कितना होगा। समझ में आया? बट इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ऑल कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। आईटीसी अवेल करने की सेक्शन 16 की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। आईटीसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, तो ले लेते, उसमें क्या हो गया? अरे अरे ये क्यों दिया है? टर्नओवर ऑफ क्यूट एंड कंपनी वाज 2 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। टर्नओवर बताने के दो रीजन है। पहला रीजन तो वो ये है कि वो ये बताना चाहता है कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि टर्नओवर ऑब्वियसली जो भी लिमिट चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 40 हो, से ज्यादा ही है। अच्छा, दूसरा इसने बहुत अच्छा बोला परिधि ने, मुझे खुशी हुई। रूल 86 बी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, लेकिन रूल 86 बी यहां काम नहीं आया, इससे अपने दिमाग नहीं लगे। रूल 86 बी में क्या रूल था याद है? नहीं नहीं नहीं, रूल 86 बी अप्लाई कब होता था? हाँ, 50 लाख, और वो भी मंथली देखते थे, तो प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर वहां काम नहीं आएगा। तो टर्नओवर का मेन रीजन यहां पे देने का सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। गलत सोच मत लाओ। यहां तक क्लियर है? चलो सर, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अब 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट का। बस इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूं पहले। सर देखो, अब ये पॉइंट सीख लो। सर ये पॉइंट पेपर में आप 99% मान के चलो किसी ना किसी क्वेश्चन में आना ही है। क्या पॉइंट सीखोगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा था रेसिडेंशियल सर्विसेज पे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो हम रिसिपिएंट है, जीएसटी की लायबिलिटी मेरी आएगी। देखो सबसे पहले इनपुट सर्विस पर अगर आरसीएम लग भी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इनपुट टैक्स तो आप लेंगे ही लेंगे। तो अगर आपने कोई सर्विसेज आरसीएम में भी ली है, तो पहले तो आप उसका इनपुट टैक्स ले लो। फिर आप क्या करोगे? आउटपुट टैक्स निकालोगे, आउटपुट में से इनपुट माइनस करोगे। माइनस करके आएगा जीएसटी पेबल। जो जीएसटी पेबल आएगा उसमें एंड में आरसीएम का अमाउंट जोड़ोगे।
सर एक्चुअली आरसीएम का अमाउंट हमेशा पेबल इन कैश होता है, तो आरसीएम का अमाउंट आईटी निकाल लो, ओटी निकाल लो, ओटी में से आईटी माइनस कर दो, फिर जो जीएसटी पेबल आएगा उसमें लास्ट में ऐड होगा, ध्यान रखना। ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गलती हुई है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अपन वो गलती नहीं करेंगे, मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे ही करेंगे। आती है बात समझ में? ये क्वेश्चन था, हुआ क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। कौन से टाइम की आरटीपी कर रहे हैं हम? मई 24 की आरटीपी कर रहे हैं। कौन से टाइम की आरटीपी है? मई 2024 की। उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, सबसे पहले आप एग्जाम में प्रॉपर हेडिंग बनाना, और हेडिंग बनाना है स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स। सबसे पहले हम इनपुट टैक्स निकालेंगे। अब इनपुट टैक्स निकालने के लिए आप जानते हैं इस तरह का एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें बनाना होता है। कितने कॉलम? सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, तो चलो जो बनेगा वो बनेगा ही। तो एक कॉलम हम पर्टिकुलर्स का बना लेते हैं, एक कॉलम सीजीएसटी का बना लेते हैं, एक कॉलम एसजीएसटी का बना लेते हैं, और एक कॉलम आईजीएसटी का। अब अपन ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन में देखो इनपुट टैक्स कहां आया। एक तो रेंट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का आया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रेंट। अब मुझे देखकर बताओ रेंट था कितना? 25,000 का था। रेंट कितना था? 25,000 का था। अच्छा, अभी जो 25,000 का रेंट था, ये जो 25,000 का रेंट था, ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इंट्रा स्टेट है, तो उसमें लगेगा सीजीएसटी और आईजीएसटी, और रेट है 9%। तो 25,000 का 9% 2250, तो 2250 का सीजीएसटी और 2250 का एसजीएसटी। आईजीएसटी आएगा नहीं। अच्छा, और इनपुट टैक्स में क्या क्या आइटम आया था? इनपुट टैक्स में परचेज ऑफ कार आया था, परचेज ऑफ कार आया था। आपको परचेज ऑफ कार पे पेपर में वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि इस पे आईटीसी ब्लॉक होता है, तो मैंने नील कर दिया। और इनपुट सर्विस में एक आइटम और आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, लेकिन इस पे जीएसटी नहीं लगा, इस पे जीएसटी नहीं लगा। आईटी सर्विसेज, आईटीसी सर्विसेज पे जीएसटी क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये विदाउट कंसीडरेशन थी, तो ये सप्लाई नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन में इनपुट टैक्स का कोई आइटम नहीं है, तो मेरा टोटल इनपुट टैक्स 2250, 2250 और आईजीएसटी तो है ही नहीं। डन। सर एक्चुअल में ये क्वेश्चन मेन क्या है? जीएसटी पेबल निकालने पे फोकस ही नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मेन जो अपने को अलग अलग पॉइंट दिए अच्छे अच्छे कि कहां आरसीएम लगना है, कहां एग्जम्पशन करना है, कहां सप्लाई नहीं माननी, कहां प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना, वो समझने के लिए दिया गया। आई बात समझ में? तो ज्यादातर पेपर का जो क्वेश्चन आता है पहला वाला जीएसटी का ऐसा ही आता है। वो मेन ये देखना चाहता बच्चे को ओटीआईटी माइनस करना आता है नहीं, तो वो मेन इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछना चाहता है। अभी अगला क्वेश्चन भी करेंगे, आप देखना इसी तरह की बातें आपको मिलेंगी। अगला आता है आउटपुट टैक्स। अब सुनो, मैं एक ही स्टेटमेंट में आउटपुट टैक्स निकालूंगा, उसी में जीएसटी पेबल निकालूंगा। यही सिखाया भी मैंने आपको क्लास में। अच्छा, अब अपने को आउटपुट टैक्स भी इसी स्टेटमेंट में निकालना है। अपने को क्या बेटा? आउटपुट टैक्स भी इसी क्वेश्चन में निकालना है, और जीएसटी पेबल भी इसी क्वेश्चन में निकालना है। अपने को आउटपुट टैक्स भी इसी क्वेश्चन में निकालना है, और जीएसटी पेबल भी इसी क्वेश्चन में निकालना है। बात समझ में आती है क्या? जी सर आती है ना, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती? वही 3 कॉलम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सिस्टम से करो क्वेश्चन को। सबसे पहले इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई थी, इस पे जीएसटी लगना ही है, नॉर्मल निकाल लो। इंट्रा स्टेट कितने की सप्लाई थी? 2.5 लाख की। जीएसटी का रेट कितना है? 9%। 2.5 लाख का 9%, 22,500 सीजीएसटी, 22,500 एसजीएसटी और आईजीएसटी निल। सही बात। रेंट पेड टू रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो इनपुट में था, परचेज इनपुट में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनपुट में था। तो सिर्फ क्या बच गया? ट्रेन में बच गया। क्या बच गया? ट्रेन में बच गया। में देखो, मेन वर्किंग नोट ट्रेनिंग में ये बनाने का है कि कब इंटर मानना है, कब इंट्रा मानना है। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझा दिया। तो ट्रेनिंग में 2 चीजें आई हैं। एक तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाली,
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाली क्या बनी थी? इंटर स्टेट बनी थी कि नहीं बनी थी? अब अगर ये इंटर स्टेट बन गई थी तो इंटर स्टेट बन गई थी तो इसमें क्या लग गया था? आईजीएसटी। कितने की सर्विस है? 3 लाख। 3 लाख की है, 3 लाख का 18%, 3 लाख का 18% इज 54,000। और एक और दिया बाबू को, बाबू कौन्स। बाबू कौन्स क्या थी? इंटर स्टेट थी। सही बात है। बाबू कौन को कितने के लिए? बाबू कौन को कितने के लिए? 1 लाख। 1 लाख का 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो 9 लाख रुपए सीजीएसटी, 9 लाख रुपए एसजीएसटी और आईजीएसटी निल। बस ये सवाल खत्म हो गया। तो अपना क्या निकल कर आ गया? टोटल आउटपुट टैक्स 31,500, 31,500 और 54,000। इसमें से क्या माइनस करूंगा? इनपुट टैक्स। अब देखो इसमें इनपुट टैक्स में ज्यादा कहानी तो है नहीं। आईजीएसटी का इनपुट है नहीं, सीजीएसटी का इनपुट, सीजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ कर दूंगा 2250। एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट से खत्म कर दूंगा, बात खत्म। यही है। तो अपना नेट अमाउंट कितना आया? नेट अमाउंट कितना आया बोलिए? 31,500 माइनस 2,250 कितना आया? 29,250, 29,250 और 54,000। कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, पेपर में प्रॉपर वर्किंग नोट देना कि आरसीएम टैक्स इज ओनली पेबल इन कैश, सो इट विल बी एडेड टू द फाइनल जीएसटी लायबिलिटी। तो आरसीएम टैक्स पेबल किस पे लगा था? आरसीएम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट लेने पे लगा था। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट लेने पर लगा था। उसका टैक्स कितना था? 25,000 की रेसिडेंशियल ड्वेलिंग थी, इंट्रा स्टेट उसका 9%, 2250, 2250। ये ऐड हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा जीएसटी पेबल। आरटीपी से आंसर मत मैच करिएगा, नहीं मैच होगा गलत है पीछे आंसर। 31,500, 31 मैंने क्वेश्चन के बिगिनिंग में बोल दिया था, इसका आरटीपी में आंसर गलत है। 54,000। दिस इज योर जीएसटी पेबल। बताइए आया नहीं आया क्वेश्चन? अब होता क्या है, बच्चे मेरे को नॉर्मली बोलते हैं सर जब आप क्वेश्चन कराते हो तब तो बहुत इजी लगते हैं और जब हम करने जाते हैं तब हार्ड लगते हैं। यही क्वेश्चन शायद मैं टेस्ट में दे रहा होता तो आधे बच्चे गलत कर रहे होते। वो इसलिए गलत होता है क्योंकि हमको एकदम से पॉइंट पढ़ के क्लिक नहीं होता कि जैसे अभी मैंने वो पॉइंट पढ़ा है कि सप्लाई नहीं है, तो एकदम से क्लिक ही नहीं होता कि यार सप्लाई नहीं है। हम तो कहां सोचने लग जाते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या होगा। तो बस कुछ इस तरह की बातों पे अगर आप अलर्टनेस रखोगे तो जीएसटी के प्रैक्टिकल से ज्यादा इशू नहीं आएगा। डन। अब अगला क्वेश्चन एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। अच्छा याद है वो वाली बात, टाइम ऑफ सप्लाई? बोले महीने हो गए सर, कैसे याद रहेगा? अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई, तो यार टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का सेक्शन 12 में था और सर्विस का 13 में था। तो सेक्शन 12 का 4 था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर्स में क्या था कि अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। याद है क्या? बस अगला क्वेश्चन कर लेंगे हम, हमें आ जाएगा सर। क्यों नहीं आएगा सर? आओ। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जीएसटी के मजेदार क्वेश्चन। इसमें मार्क्स किसी भी हालत में टूटने नहीं चाहिए। इन क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं टूटने चाहिए, चाहे कहीं भी टूटे, इन क्वेश्चन में मार्क्स नहीं टूटने चाहिए। ठीक है? देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स सस्ता बाजार, determine the time of supply for the purpose of payment of GST. It issued coupon on 20 June 23. ये date of issue है ना? ₹1,2000 redeemable against purchase of specific plastic item, यानी identifiable supply है। This coupon was redeemed on 31 July 23. तो अभी सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता था कि if supply against the voucher is identifiable, the date of
इश्यू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये है डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ये हमारी यहां पर हो गई टाइम ऑफ सप्लाई। कोई प्रॉब्लम? आंसर कैसे लिखेंगे? शॉर्ट एंड सिंपल, एज पर सेक्शन 12(4), सेक्शन नहीं याद है, एज पर CGST एक्ट 2017, where supply against the voucher is identifiable, date of issue of voucher is the time of supply. Therefore, in the given case, date of issue of voucher, that is 20 June 23 is the time of supply. खत्म ना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करते हैं। It issued coupon on 1 August 23 worth 3000, which is redeemable against purchase of any item. यानी supply against voucher is non-identifiable, तो अभी हमें देखना होगा कि voucher redeem कब कराया गया, तो this coupon was redeemed on 8/8/23, तो date of redemption of voucher is the time of supply, so in this case time of supply is 18 August 2023। अच्छा याद है, अगर एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई होता था ड्यू टू इंटरेस्ट और लेट फीस ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, तो जिस दिन हमें वो एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानते थे, तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दैट डेट व्हेन सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। याद है? पढ़ो। अगर सेक्शन नंबर याद हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन नंबर लगेगा 12 का 6, नहीं याद है तो मत लिखो, फिर बोल रहा हूँ नहीं याद है तो मत लिखो, ऐसा कोई लोड नहीं है कि अपन कोई लोड नहीं किया यार मुझे सेक्शन नंबर नहीं आता, कोई लोड नहीं है। इट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 फॉर लेट पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 11/11/23, तो बस ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, दिमाग में मत लगाओ। और ये माल बेचा कब था? व्हिच वाज ओरिजिनली मेड ऑन 24 जून, ये डेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर एडिशन वैल्यू होता है ऑन अकाउंट ऑफ लेट पेमेंट, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव होता है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो आया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, अगला क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, टेस्ट में भी डाला था मैंने, तुम्हें तो याद नहीं होगा, मैं तो कॉपी चेक करता हूं इसलिए याद है। अगला वाला क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 का सबसेक्शन 12 लगेगा ऑफ IGST एक्ट, और एक सेक्शन 10 लगेगा ऑफ IGST एक्ट। वो अभी करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। सेक्शन 10 में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है और सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन ये जो 10 और 12 है IGST एक्ट के है, ना कि CGST एक्ट के है। बताया है मैंने? नहीं बताया? जी सर डेफिनेटली आपने बताया। करें अगला वाला क्वेश्चन, एक मिनट इतना सेव कर लेते हैं, बाद में नहीं तो उड़ जाता है। आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये वाला क्वेश्चन हो गया 6 हो गया 7 हो गया, 8 कर रहे हैं, कर लेंगे 8 वाला, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ, ऐसा मिलता जुलता रहा क्वेश्चन टेस्ट में। विद रेफरेंस टू GST लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रीजन। ऑब्वियसली रीजन तो बताना पड़ेगा, भी सवाल पेपर में 4 नंबर आएगा, यानी चेप के पूरा लिख दें, चेप के पूरा लिख दें, ऐसा नहीं करना है, तरीके से क्वेश्चन को करिए। विद रीजंस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंस, मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में आपस में रिलेशन ये बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स ईच। मिस कनिका ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल visited to Jodhpur Law University Rajasthan and paid her college fees by purchasing a demand draft from a bank located in the university campus. Miss Kanika did not have any account with the bank. बाप रे बाप रे बाप रे। अच्छा एक बार देख के बताओगे क्या? थोड़ा सा मेहनत करो, और एक तो यार देखो क्वेश्चन करने आते हो तो तुम्हारी नैतिक और भौतिक जिम्मेदारी है ना, नोट्स लेकर आओ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे हम। आओ, जो लोग हैं अब ऑनलाइन वालों से तो मैं ज्यादा तो नहीं पूछ पाऊंगा,
लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे को मैसेज पे रिप्लाई करो तो मैं आपके मैसेज जरूर देख पाऊंगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 कौन सी सर्विसेज का है? अगर आप मेरे को मैसेज पर भी रिप्लाई करोगे तो मैं आपका मैसेज देख लूंगा। अगर आप मेरे को मैसेज पे भी रिप्लाई करोगे बेटा ऑनलाइन में तो मैं आपका मैसेज देख लूंगा, वेट कर रहा हूं। अगर कोई मुझे रिप्लाई करेगा तो मैं देख लूंगा। अरे वाह, एक जने का रिप्लाई आया, हाँ बिल्कुल ठीक, विजय शुक्ला जी ने रिप्लाई किया। पर यहां से कोई कर रहा है, बताओ किसका है? करेक्ट, बैंकिंग फाइनेंशियल। भाई बैंकिंग तो फाइनेंशियल सर्विस ही है, बैंकिंग तो फाइनेंशियल सर्विस ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सवाल अपने को करना पड़ेगा। कर लेते हैं सर, अभी करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो मिस कनिका ऑफ कोलकाता विजिटेड जोधपुर लॉ कॉलेज, जो भी है पेडर कॉलेज, जो भी है, बैंक लोकेटेड इन यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी कहाँ है? राजस्थान में। बैंक कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन ने बोला था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस अगर होती है तो अपने को क्या लेना होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना होता है? अभी पहले समझो कनिका को दी है, क्या लेना होता है बताओ, याद है? बताओ। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रूल होता है कि अगर सप्लायर की बुक्स में, सप्लायर की बुक्स में, सप्लायर यहां पे बैंक है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, सप्लायर यहां पे बैंक है। कौन सी सर्विस बोली है? डिमांड ड्राफ्ट बना है। आधे लोग तो एजुकेशन सर्विस सोच रहे होते हैं, मैं बता रहा हूं, क्यों सही बोल रहा हूं तेरे को। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने की सर्विस है, तो सप्लायर तो बैंक है। तो लॉ बोलता था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर इज अवेलेबल in the records of supplier, sorry, if the location of recipient is available in the records of supplier, then that will be the place of supply. And if location of recipient is not available in the records of supplier, so the place of supply is the place where services are provided. Where services are provided by supplier, yani basically you have to take location of supplier of service. तो अब लिखा हुआ है कनिका डिड नॉट हैव एनी अकाउंट विद द बैंक। अब जब कनिका का बैंक में अकाउंट नहीं है, यानी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन है? कनिका, इज नॉट अवेलेबल विद द सप्लायर, सप्लायर कौन है? बैंक। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब यहां पे सप्लायर कौन है? बैंक। तो बैंक कहां पे है? राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान। बताइए आया ये वाला पार्ट? सेकंड वाला इजी है, ये वाला आया क्या? अरे आया क्या? अच्छा अब तुम्हें याद है, मैं याद दिलाता हूं सेकंड वाला पार्ट करने से पहले। अपन ने सेक्शन 10(1) पढ़ा था, अगर उसका क्लॉज निकाल पाओ डी तो निकालना, वरना कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। सर जहां पे ऐसा होता था, जहां पर ऐसा होता था कि गुड्स को साइट पर इंस्टॉल या असेंबल करना था, जहां पे गुड्स को साइट पर इंस्टॉल या असेंबल करना था, तो जो प्लेस पे गुड्स इंस्टॉल या असेंबल्ड हुए दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इजी सा प्रोविजन है, याद है क्या था? बोलोगे गुड्स आर टू बी इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई is the place of installation और असेंबली। तो देखो अब क्या बोल रहा है? मीजू मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सप्लाइड मशीनरी टू कियन विंड फार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ना मुझे आंध्र प्रदेश से मतलब, ना मुझे कर्नाटका से मतलब, मैं तो सिर्फ देखूंगा मशीन इंस्टॉल कहां हुई है। However, this machine was assembled and installed at the windmill of Kian Wind Farm Limited, which was located in the state of Tamil Nadu. तो ये assembled और installed तमिलनाडु में हुई है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु है। बताओ आया? वेरी इजी।
वेरी इजी। चलिए सर, अब ये वो क्वेश्चन होते हैं जहां मार्क्स नहीं टूटने चाहिए हमारे। अच्छा तुम्हें याद है वो बात, याद है अपन ने सेक्शन पढ़ा था 7, सबसेक्शन पढ़ा था 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये बोलती थी, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ये बोलती थी कि शेड्यूल 2 ये बताएगा कि किसी चीज को सप्लाई ऑफ गुड मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें एक टॉपिक तो हमने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा था, पैरा 5 सबपैरा ई, पैरा 5 सबपैरा ई, जिसपे सर्कुलर भी आया था। हाँ वेरी गुड। वो बोलता था कि अगर हमने किसी से अग्रीमेंट बनाया है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू डू एन एक्ट, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। याद आया? बस उसका क्वेश्चन है 9th का ए पार्ट। 9th का ए पार्ट करो, 9th का बी तो ई इनवॉइसिंग है, बच्चों वाला सवाल है। पहले 9th का ए करा दो और इतना बड़ा सवाल बना दियो, बनाने दो, कुछ भी नहीं, इजी सवाल है। घबराया मत करो बड़ा सवाल देख के, इजी सवाल है, पढ़ो, फील आना चाहिए सवाल में हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन याद है अपन को सर्कुलर ये बोलता था कि अपन उसे सप्लाई तो मान लेंगे रिफ्रेन एन एक्ट को या टॉलरेट एन एक्ट को, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए एंड कंसीडरेशन होनी चाहिए, बस यही तो था। तो अब इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताओगे, देखो पूरा प्रोविजन मैंने याद दिला दिया। अब आपकी नैतिक और भौतिक जिम्मेदारी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा सप्लाई माने नहीं माने, आप मुझे बताओगे माने नहीं माने। ठीक है। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आर रजिस्टर्ड बिल्डर अंडर जीएसटी इन बेंगलुरु कर्नाटका, हैज गॉट परमिशन टू बिल्ड 5 फ्लोर्स। मैंने तो एग्जांपल दिखा रखा है सेम ऐसा, फ्रॉम द म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स फॉर वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट ऑफ सूरजनगर। कितनी फ्लोर बनानी है इसको? 1 2 3 4 5। आदित्य कंस्ट्रक्शन और नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रोच हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट। एग्जैक्ट एग्जांपल पढ़ा है मैंने, इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 माला। हैप्पी 5 माले बना रहा है तो आदित्य भाग के गया, यार तू 5 माले बनाएगा तो हमारे यहाँ तो बिजली पानी नहीं आएगी, हमारे तो धूप नहीं आएगी। बोलता है तू 3 माले बना लेना, तू 3 माले बना लेना, 2 माले कम बना ले, हम तुझको 20 लाख दे देंगे एज कंपनसेशन। तो सोचो क्या रहा है, हैप्पी 5 माले बना रहा है, आदित्य उसे बोल रहा है तू 2 माले कम बना ले। वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रेन एन एक्ट। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अग्री टू द ऑफर, मतलब हैप्पी अग्रीड हो गई कि मैं 2 फ्लोर कम बनाऊंगी, नॉट टू कंस्ट्रक्ट 2 फ्लोर्स। वो अग्री हो गई मैं 2 फ्लोर नहीं बनाऊंगी, तो रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट है। तो हैप्पी सप्लायर हो गया और आदित्य रिसिपिएंट हो गया। हैप्पी आदित्य को क्या सर्विस दे रहा है? ऑफ रिफ्रेनिंग एन एक्ट। इट मे बी नोटेड दैट आदित्य कंस्ट्रक्शन is not ready to pay any further amount, to Happy Construction in addition to amount already agreed। तो ठीक है ना, एडिशनल नहीं, अरे और क्यों देगा, दिमाग थोड़ी लगाओ, 20 लाख में बात हुई है ना, तो 20 लाख दे रहा है, 20 तो दे रहा है ना, या नहीं दे रहा। तो अच्छा दोनों में एग्रीमेंट बन गया, कैसे पता चला एग्रीमेंट बन गया? अग्री टू ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यार, बचपन का पढ़ा है हमने। और पीसा तो है ही, पीसा तो बन गई सप्लाई मेरे हिसाब से। तो क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। पूरा आपको देखो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर्कुलर। इसमें आप पैरा 5 भी समझाइए, ज्यादा मत लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए to refrain an act or to tolerate an act or to do an act is a supply of service provided 2 conditions are satisfied. There is implied or express agreement between the parties and consideration must flow from the recipient to the supplier. अब आप बोलोगे in the given case both conditions have been satisfied, therefore it will amount to supply of service. अब आगे क्या पूछ रहा है? अभी मेरे को पता नहीं पूछा क्या है। Briefly explain correct legal provision, वो तो हमने समझा दिया। Whether the above amount received as compensation is liable to GST or not? Yes, it is liable to GST. And if considered as taxable supply, then calculate, देखो अब स्मार्टली पढ़ना,
कैलकुलेट टोटल जीएसटी पेबल बाय हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब यही खेल हो गया तुम्हारे साथ सारा। अब यहां तुम गड़बड़ कर गए तो फंस जाओगे। assuming that applicable rate of GST and SGST is 9% each। सर अब ये लाइन यहाँ पे काम हमें देगी, बोल रहे फर्दर अमाउंट कुछ नहीं दे रही, नॉट रेडी टू पे एनी अमाउंट इन एडिशन टू अग्रीड। तो 20 लाख जो दे रही है कौन? आदित्य हैप्पी को बस 20 दे रही है, तो इसका मतलब इस 20 में जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो अब अभी अपन ओहो, अब अपन अगर यहाँ पे जीएसटी निकालने जाएंगे तो जीएसटी निकलेगा 20 लाख 118 के लिए है, क्योंकि इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। 118 क्यों लिया? 9% एसजीएसटी जुड़ा हुआ होगा, 9% ही सीजीएसटी, तो 118 के लिए। तो 9 के लिए कितना होगा? कितना आया? 152,542। ये हो गया सीजीएसटी और इतना ही हो जाएगा एसजीएसटी। खत्म। आया मेरे हिसाब से तो इजी सवाल था, मेरे हिसाब से तो इजी सवाल था, हार्ड तो नहीं था, हार्ड तो नहीं था। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगले वाले सवाल को कराने से पहले देखो मैं प्रोविजन पहले से बता रहा हूं ताकि आप सवाल कर पाओ। मेरे को पता है आपको आता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा है ना। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? अच्छा चलो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इनवॉइसिंग की लिमिट क्या आती है, किन लोगों के लिए मैंडेटरी होती है? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखते हैं 2017-18 ऑनवर्ड्स, कितना देखते हैं? 5 करोड़। और इनवॉइसिंग से भी नहीं नीचे। तो इनवॉइसिंग में से B2B सप्लाई पे होती थी, B2C पे नहीं होती थी। और इनवॉइसिंग तब होती थी जब सप्लायर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। मतलब 17-18 से लेकर आज तक किसी भी पिछले एक साल में अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया तो मुझे इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। अच्छा याद है इनवॉइसिंग किस किस को नहीं करनी होती थी? मतलब एग्जेम्प्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक एसईजेड यूनिट को, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसीज, जीडीए, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, याद आया? और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है साहब, बस अब मुझे पता नहीं सवाल पूछ रहा है, मैं तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, मैंने तो प्रोविजन याद दिला दिया। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मंगल एंड कंपनी, रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइनेंशियल फलाना वाज 8 करोड़। इट अप्रोचेस यू as GST consultant for the issue of invoicing. Advise whether it is mandatory to issue invoice. Yes. आप क्या लिखोगे? As per the provisions of CGST Act 2017, comma, e-invoicing is mandatory if aggregate turnover exceeds ₹5 crore in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards. Since aggregate turnover of Mangalam company exceeds 5 crore, yes, it is mandatory for him to issue tax invoice. बोलो आया? E-invoice. List out the entities which are exempt from mandatory requirement of e-invoicing. वो मैंने आपको बता ही दिए। आपको पता भी है SEZ यूनिट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। यही था, याद आया? नहीं लिख सकते, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जितना लिखना है मैं बताता हुआ चल रहा हूं, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखेंगे पेपर छूटेगा, गलत लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलें आगे। ये भी मेरे को लगता है मुझे आ जाएगा, ये भी मुझे लगता है मुझे आ जाएगा। अच्छा तुम्हें याद है टीडीएस टीसीएस वाले प्रोविजन? छोटा सा चैप्टर था, जीएसटी वाला टीडीएस टीसीएस, इनकम टैक्स वाला नहीं। तो टीडीएस का सेक्शन 51 था, टीडीएस का सेक्शन 51 था। टीडीएस का क्वेश्चन है, इसलिए 51 की बात कर रहा हूं। तो टीडीएस की रेट क्या थी पहले तुम्हें बताओ यार? टीडीएस की एक रेट है, वो भी तुम्हें याद नहीं आ रही। वहां इनकम टैक्स में इतनी सारी कैसे याद रखोगे? 1%, सीजीएसटी
1% SGST, यही तो थी इफेक्टिव रेट 2% दोनों मिला के, ठीक है साहब। और कब कटता था टीडीएस? जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होती थी, याद है। और सप्लायर कौन कौन होते थे? सप्लायर कौन कौन होते थे, मतलब अगर टीडीएस काटना है तो सप्लायर कौन होना चाहिए? डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी ऐसी बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी है जिसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, कोई सोसाइटी है, पीएसयू है, यही सब थे, यही सब थे, याद आ रहा है? बस यही था मोटा मोटी, मेन प्रोविजन तो यही थे। और इसमें वही था कि भाई टीडीएस कब कटेगा, नहीं कटेगा, क्या कटेगा, क्या रेट से कटेगा, यही सब प्रोविजन थे। अब सर उसमें गंदा प्रोविजन था, आपको याद हो? हाँ, यस। उसमें क्या होता था कि अपने को देखना होता था कि सप्लायर कहाँ का है और रिसिपिएंट कहाँ का है, और उसके बेसिस पर डिसाइड होता था कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। क्या था, कोई बता सकता है प्रोविजन? मैं तो बहुत देसी तरीके से समझाया था। रिसिपिएंट की लोकेशन या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर से मैच हो जाए, या रिसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई से मैच हो जाए, तो टीडीएस कटेगा। और दोनों से मैच नहीं हुई तो नहीं कटेगा, याद है? अरे अरे अरे, मान लो मैंने कहा सप्लायर राजस्थान का है, और मैंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो मध्य प्रदेश है, तो टीडीएस तभी कटेगा जब रिसिपिएंट या तो राजस्थान का हो या एमपी का हो। क्वेश्चन बोल दे तो गुजराती है तो बोले टीडीएस नहीं कटेगा। मोदी जी नाराज जरूर होंगे पर कटेगा नहीं, समझ गए ना? समझ, निर्मला ताई नाराज होगी, मोदी जी तो क्या नाराज होंगे, ठीक है? सब आया समझ में? बस उसी का बेस क्वेश्चन करता है। राम लल्ला एंटरप्राइजेस registered in Delhi is engaged in supply of interior decoration service to Andhra Bhavan located in Delhi। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो आया कि नहीं है? आया? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दे रहे हैं टू आंध्र भवन located in Delhi। Service contract is entered into with government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh। The total contract value inclusive of GST is 15.5 लाख। पहले मुझे बताओ, टीडीएस काटने की लायबिलिटी तब आती थी जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होती थी, जो मुझे याद है। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में क्या चीजें लेनी होती थी और क्या नहीं लेना होता था? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी देखनी होती थी, याद है? तो इंक्लूडिंग जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो रही है। मैं एनालिसिस करा रहा हूं, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। एंड पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू इन अक्टूबर, वो ठीक है। पेमेंट ड्यू से तो खैर क्या मतलब है, जब ड्यू है जब ड्यू है। तो पढ़ना ध्यान से। राम लल्ला एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विद गवर्नमेंट of Andhra Pradesh। Service contract is entered with government of Andhra Pradesh। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन समझना है। मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट राम लल्ला या पता नहीं इन सब से, देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आंध्र भवन से नहीं बन रहा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से बन रहा है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बहुत बढ़िया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स ओहो इफ एनी टू बी डिडक्टेड इन द अबव केस अज्यूमिंग दैट रेट जो भी है। और विल योर आंसर चेंज इफ रामलला एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, देखो अब पहला पार्ट तो दिमाग लगाओ, पहला पार्ट तो एक पार्ट लगाओ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ नहीं, सबसे पहले ये समझना है यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो। देखो दो टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाले बिना तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो हम इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दे रहे हैं आंध्र भवन के ऊपर,
आंध्र भवन एक बिल्डिंग है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेटेड इन दिल्ली। अब याद करो अपन ने पढ़ा था, सेक्शन आप निकाल लेना अगर आपको अपने नोट्स में मिल जाए, 12(3) ऑफ IGST एक्ट 2017। वो ये बोलता था कि अगर कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होती है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ, ये मैं एक बार हटा दिया ना, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी यहां पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है आंध्र भवन, वो लोकेटेड है दिल्ली में, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई दिल्ली। ये आपको प्रोविजन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। मतलब जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा पहला पॉइंट यही लिखूंगा, मैं लिखूंगा एज पर सेक्शन 12(3) प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सप्लायर कहां का है? सप्लायर कौन है? राम लल्ला। और राम लल्ला कहां का है? दिल्ली का है। ठीक है, सही बात है, सप्लायर तो राम लल्ला ही है, सप्लायर तो राम लल्ला ही है। रिसिपिएंट कौन है? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है, रिसिपिएंट है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। गलत मत बोला करो। क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से बना है ना। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पे करेगी? 15,50,000। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है वो तो ठीक है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। निकाला ना हमने प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अब मुझे बताओ, यहां नहीं लिखता हूं रुको प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर सप्लायर दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। अब मुझे बताओ टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कब आती थी? जब रिसिपिएंट की लोकेशन या तो प्लेस ऑफ सप्लाई से मैच हो जाए या रिसिपिएंट की लोकेशन सप्लायर की लोकेशन से मैच हो जाए। यही तो रूल था, या गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर, पर रिसिपिएंट की लोकेशन तो मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश है। अरे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में है ना भाई, गलत बोल रहा हूं? तब क्या बोलोगे? सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल, सॉरी गलत हो गया, फिर बोलो सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नो लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS, no liability to deduct TDS, no liability to deduct TDS shall arise in this case। बोलो आया? और वो पूछा कॉम्पोजिशन। अरे कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई TDS डिडक्ट करने का एक एग्जेम्पशन है, वो लग रहा है यहाँ। भाई TDS कब डिडक्ट होता है? जब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या तो प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर से मैच हो जाए। दोनों से मैचिंग हो रही। मैं तो बहुत अच्छे से टेबल बना के समझाया क्लास में, तो बस TDS नहीं कटेगा तो तू कहीं का भी हो, तू कॉम्पोजिशन में जा, तू भाड़ में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, TDS नहीं कटेगा, खत्म। बोलो आया? अरे आया क्या? बताते तो नहीं यार, मैं नहीं पढ़ा रहा यार, क्लियर है? अच्छा याद है वो बात, चैप्टर 2 में एक सर्कुलर पढ़ा है। अभी मूवी हॉल में अपन मूवी शूवी देखने जाते हैं तो कभी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी खाते हैं,
पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी खाते हैं। सर्कुलर नंबर तो खैर आपको नहीं याद होगा, बाकी 201/13/2023 है। कभी मूवी हॉल में जाते हैं, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, समोसे वमोसे भी खाते हैं, मजा आता है, साथ में मूवी भी देखते हैं। तो सवाल हुआ कि भाई इसको मिक्स सप्लाई माने, कंपोजिट सप्लाई माने, क्या माने? तो देखो सुनो, लॉ ये बोला, बेसिकली रेस्टोरेंट सर्विस इन मूवी हॉल की बात हो रही है। तो लॉ बोला अगर रेस्टोरेंट सर्विस और एग्जीबिशन ऑफ मूवी की सर्विस इंडिपेंडेंटली दी जाए तो फूड एंड बेवरेजेस पे रेस्टोरेंट सर्विस मान के टैक्स लग जाएगा और एग्जीबिशन ऑफ मूवीज पे एंटरटेनमेंट मान के टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर हमने कॉम्बो पैकेज खरीदा है तो इट बिकम्स द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, यानी नेचुरली बंडल्ड, where movie watching is the principal supply. So whole transaction will be taxable as exhibition of movies. Movies की जगह cinematographic film लिख देना, वो तुम देख लेना। डन हो गया। अगला वाला सवाल, प्रोविजन याद आएगा? उल्ले, ये तो थ्योरी था। डन डन हो गया आरटीपी, डन हो गई सर। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी हम 1 घंटे में पूरी आरटीपी कर देंगे। वाह सर वाह, मजा आ गया सर। तुम समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कराया समझा के, तो भी 1 घंटे में हो गया और 15-20 मिनट एमसीक्यू के, बचा हुआ पूरा टाइम इनकम टैक्स का। एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स। डन है। आंसर सिंपल लिख देना, वेयर फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज इन सिनेमा हॉल इज सप्लाइड इंडिपेंडेंटली of each other, then they will be taxed separately. And if they are supplied in a combo package, it is a composite supply where principal supplies exhibition of cinematographic films, therefore it will be taxable accordingly. So I am closing this RTP. मैं आपको 5 minutes allow कर रहा हूँ. Kindly revise the same. Then हम इस RTP के MCQs करेंगे. हम इस RTP के MCQs करेंगे.